हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। कल मैंने इसी का लेक्चर नंबर 5 अपलोड किया बेटा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो लेक्चर पूरा अपलोड नहीं हो पाया। तो उसके रिमेनिंग पार्ट को मैं वापस से आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 5 का जो पुराना पार्ट है वो आप देख लीजिए, तभी आप रिमेनिंग पार्ट को यहाँ से कैरी कीजिए, अदरवाइज चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक बच्चों, तो फटाफट जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है लेक्चर 5 में उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं, और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हम लोग ने बेसिक चीजों को देखा था, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्चुअली मेरा पर्पस क्या होता है। मेरा पर्पस ये है बेटा कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, और मुझे प्रोडक्ट कहाँ पर बनवाना है, प्रोकैरियोट में बनवाना है। क्यों बनवाना है, इन चीजों को मैंने आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत तेजी से बेटा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था उसको मुझे क्लोन कराना था किसी प्रोकैरियोट में। क्यों क्लोन कराना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसीलिए क्योंकि मुझे कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये वाला अगर आपने ये वाला पार्ट अगर आपको याद आ रहा होगा, तो कल मैंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो दो चीजें थी, एक तो मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करना है बेटा, क्लोन करना है, और उसके बाद उसके एक्सप्रेशन को भी एंश्योर करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि किस तरीके से क्या क्या क्लोनिंग वेक्टर होगा, ये सब चीजें मैंने आपको कल थोड़ा थोड़ा बता दिया था। हम लोग एक्चुअली जो पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग फटाफट अपने बेसिक चीजों पर पहुंचते हैं जहां से हमने इस लेक्चर को लगभग लगभग खत्म कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या लिखा था, फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। ठीक है, तो एक जो आपका प्लाज्मिड होता है बेटा, जिसको मैं एज ए वेक्टर यूज कर रहा हूं, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो एक फीचर तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, दैट इज ओराई। ठीक है, ओराई का मतलब क्या होता है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, और जहां पर दोनों डबल स्टैंडर्ड के दोनों स्टैंड बेटा आपस में एक दूसरे से बेटा खुलना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो भी वहां पर देखी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे सिंपल सी बात है बेटा, अगर मुझे किसी चीज को क्लोन कराना है तो सबसे पहले उसको रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, तभी तो मैं उसे क्लोनिंग कर पाऊंगा ना बेटा। तो इन चीजों को मैंने आपको कल बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन तभी मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। ठीक है, तो origin of replication is the sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कल अच्छी तरीके से समझ गए थे। अब हम लोग पढ़ क्या रहे थे, सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ रहे थे। ठीक बच्चों, अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग आइए देखते हैं कुछ बेसिक चीजें, और उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। मुझे सेलेक्टेबल मार्कर को पढ़ाने से पहले एक दो बेसिक चीजें बेटा मैं आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, चलिए। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर सपोज कीजिए बेटा मैंने दो बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, दो बैक्टीरिया को मैंने यहां पर लिया है। ठीक, दो बैक्टीरिया को मैंने यहां पर ले लिया। ठीक, चलिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस बैक्टीरिया को एज ए होस्ट ट्रीट करना है। कैसे, एज ए होस्ट ट्रीट करना है। मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया। सुनते रहना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसके अंदर बेटा प्लाज्मिड को डाल दिया। इसके अंदर मैंने प्लाज्मिड को, सुनते रहना बात ध्यान, तभी हम लोग दूर तक पहुंचेंगे। ठीक, चलिए। तो वहां यहां पर मैंने मैंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कहां पर डाल दिया,
इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल के अंदर डाल दूंगा तो ये जो सेल बन जाएंगी, अब इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोलूंगा? ट्रांसफॉर्मेंट्स। सुनते रहना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंचेंगे। अब यहां पर आओ। यहां पर सपोज करो बेटा, मैंने एक प्लाज्मिड लिया जिसको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूं बेटा? एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहा हूं। वेक्टर के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं। ये है आपका एलियन डीएनए। अभी आप ये जो लिखा हुआ है ये छोड़ दो, अभी आप ये छोड़ दो, मैं इसको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? ये प्लाज्मिड है, ये आपका एलियन डीएनए। जब इसको जोड़ दोगे बेटा तो ये जो बनता है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और यही वो आपका क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहीं पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप क्लोन करना चाहते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लोन करना है तो आपको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल यानी कि होस्ट सेल के अंदर इनोकुलेट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो जब मैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल दूंगा, होस्ट सेल के अंदर बेटा डाल दूंगा, तब ये होस्ट सेल क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल दूंगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। 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 ठीक बच्चों? और जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, इस सेल को अब मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसफॉर्मेंट। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मैं होस्ट सेल के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या सेल क्या कहलाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट। और इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम इस प्रोसेस को कर रहे हो तो हम अपने हर डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचा ही दें। तो हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने क्या लिया? 100 बैक्टीरिया को लिया एज ए होस्ट सेल, ठीक है। और मैंने 100 प्लाज्मिड को लिया। सपोज करो, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट किया तो कई बार क्या होता है कि होस्ट सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं पहुंच पाता। और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेंट होगा? ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे होस्ट सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेंट होंगे और कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? कुछ क्या होंगे आपके? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट और व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा उसको हमने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके हम अंदर नहीं पहुंचा उसको हमने क्या बोला? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब एक बात यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब आओ वापस, मैंने क्या बोला था? अब मैंने जब इस प्लाज्मिड को कट किया बेटा तो मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कहते हैं प्लाज्मिड को भी कट किया है और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने एलियन डीएनए को भी कट किया था, ठीक है, ताकि स्टिकी एंड बन सके और ये जाकर यहां पर क्या कर सके? रिकॉम्बिनेशन हो पाए और यहां पर ये बाइंड कर पाए। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तभी तो ये क्या बना था? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। ठीक है, ये है आपके इसके स्टिकी एंड। ठीक है, तो जब अब सुनना बात ध्यान से, देखो एक एक चीज अगर आपको समझनी है बेटा तो आपको कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताइए कि जब मैं एलियन डीएनए को जोड़ रहा हूंगा तो इस प्रोसेस में मैंने क्या यूज किया था? इस प्रोसेस में मैंने यूज किया था डीएनए लाइगेज। यहां पर मैंने यूज किया था डीएनए लाइगेज विच मेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज। इतनी बात समझ में आ गई क्या? डीएनए लाइगेज, ठीक है, तभी ये आप जुड़कर क्या बना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है बच्चों, चलिए तो मुझे बताइए कि ये वाला स्टिकी एंड इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंचेंगे बेटा। ठीक है, मैंने क्या बोला?
मैंने क्या बोला कि ये दोनों जो स्टिकी एंड हैं ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये भी आपस में, ये जो स्टैंड, ये जो बेटा एंड्स हैं, ये भी आपस में क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये भी आपस में क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी जो एंड्स हैं ये भी क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हैं। ठीक बच्चों, ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। तो मुझे बताओ कि जब मैं डीएनए लाइगोस को यहां पर छोड़ रहा हूं तो कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होंगे जिसमें ये प्लाज्मिड वापस से रीअनील हो जाएगा, वापस से जुड़ जाएगा, और इसमें ये डीएनए लाइगेज, सॉरी, जो एलियन डीएनए होगा ये यहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा इसका। तो क्या इस प्लाज्मिड को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो कुछ, अब मैंने क्या किया, अब सुनना बात ध्यान से। तो कई ऐसे प्लाज्मिड मेरे पास होंगे जिसमें जिसमें ये एलियन डीएनए नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो अब ट्रांसफॉर्मेंट में दो आ गए। ट्रांसफॉर्मेंट जो बैक्टीरिया है, अब मुझे नहीं पता कि कौन से प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो मैंने प्लाज्मिड को डाल दिया। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी दो हैं, एक क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और एक क्या होंगे आपके, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें नहीं होगा उसको मैं क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आ गया? आ गया तो मैं आगे चलूं। ठीक है, तो यही इसी चीज को समझाने के लिए बेटा मैंने ये दो का सहारा लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये आपका दो प्लाज्मिड है इसमें मैंने एक क्या हो रखा है बेटा, एक में, एक के अंदर तो क्या है, अब आपको समझ में आएगा। इतना जो मैंने बकवास किया इसके पीछे रीजन अब आपको समझ में आएगा। तो ये जो प्लाज्मिड है बेटा, ये है आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। सुनते हैं ना बात ध्यान से? ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है बेटा, और मुझे बताइए कि क्या इसके अंदर ये एलियन डीएनए है? तो ये जो कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन दोनों ही होस्ट सेल क्या है बेटा आपके, ट्रांसफॉर्मेंट हैं। दोनों ही होस्ट सेल क्या है बेटा आपके, ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या है आपका, दोनों के अंदर क्या है आपका, प्लाज्मिड तो है ही, ट्रांसफॉर्मेंट। और ये भी क्या है बेटा आपका, ट्रांसफॉर्म। आगे बात समझ में? ये है आपका, ये है आपका बच्चा रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक बच्चा, और ये मैंने क्या बोला, ये है बेटा आपका क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब मुझे बताओ बेटा कि मैं कौन से बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहूंगा। आगे मुझसे, मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है, सपोज करो मुझे ह्यूमन इंसुलिन को बनाना है, तो ऐसी कौन सी होस्ट सेल होगी जिससे मैं प्रोडक्ट को प्राप्त कर पाऊंगा या निकाल पाऊंगा प्रोडक्ट, बताइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसी को मैं आगे कल्चर करना चाहूंगा, इसी को मैं आगे कल्चर करना चाहूंगा, इसी को मैं आगे कल्चर करना चाहूंगा।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ मुझे, क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है जिससे हम इसको देख लें और देख के पता लगा लें कि भैया ये रिकॉम्बिनेंट इसमें प्लाज्मिड है और इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और उसी में भी कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो मुझे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये क्या होंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे, जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो मुझे इन सबको बेटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। फिर मुझे यह देखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट में कौन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांस। तो इस प्रोसेस को बेटा मुझे पहचानना पड़ेगा, और इसी के लिए अब आएगा बेटा आपका सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो ऐसे कुछ मार्कर्स होंगे जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो विद द हेल्प ऑफ with the help of selectable marker, with the help of selectable marker, we are able to distinguish between recombinant transformant and non recombinant transformant. With the help of selectable marker, we are able to distinguish between, आपके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बच्चों, recombinant transformant एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और ये सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आया कि सेलेक्टेबल मार्कर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक बच्चों, तो जो चीज अब मैंने बोली है इसी चीज को मैंने यहां पर लिख रखा है। देखो सब चीज लिख रखी है बेटा, आपको कोई भी टेंशन, पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे दे रहा हूं। इस नोट्स को पढ़ के जाइए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर ली तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला? द वेक्टर रिक्वायर्स ए सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। आगे भाषण में तो कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, और उसमें भी ट्रांसफॉर्मेंट में कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मली द जीन्स रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक बेटा एंटीबायोटिक्स की रेसिस्टेंस जीन होती है जिसको हम लोग एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं बेटा? जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गई, आपकी क्लोराम्फेनिकॉल हो गई, कैनामाइसिन हो गई, ठीक है, एम्पीसिलिन हो गई। तो इन सब की जीन्स को यूज कर सकते हैं बेटा हम एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या? चलिए, ठीक है, अब दूसरी चीज समझो बेटा। ठीक है, अब इधर आओ। ठीक है, ये तो मैंने ओराई वाला बता दिया। अब देखो सेलेक्टेड मार्कर, एक तो मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दूसरा होता है बेटा व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। क्या होता है व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग? ई कोलाई के बैक्टीरिया में बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करने वाली जीन होती है। मैंने क्या बोला? सपोज करो ये एक ई कोलाई का क्या है, प्लाज्मिड है। ई कोलाई का क्या है बेटा? एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन होती है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को कोड करती होगी। आगे बात सुन में, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस बेटा, मैं जब इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो एंजाइम होता है वो किसी सबस्ट्रेट के
कलर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैसे होता है उस चीज को हम लोग बेहतर तरीके से आगे देखेंगे जब हम लोग इसकी स्क्रीनिंग पढ़ रहे होंगे। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वगैरह पढ़ेंगे। आप जब आगे एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं चीजों को सिर्फ और सिर्फ एन्यूमरेट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग एज ए सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज कर रहे हैं। तो पहला मैंने क्या बोला, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। दूसरा मैंने क्या बोला, व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। और व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग एक्चुअली यही है बेटा, जिसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इसी में हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। कैसे करते हैं स्क्रीनिंग ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बता दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और थर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा रिपोर्टर जीन एंड रिपोर्टर एंजाइम। आपकी एनसीईआरटी में जो जिस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है बेटा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के बारे, तो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों चीजों को आप याद रखेंगे। पहला मैंने क्या बोला, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। दूसरा मैंने क्या बोला, व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। और थर्ड मैंने क्या बोला, रिपोर्टर जीन और रिपोर्टर एंजाइम। इन चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला मैंने जो फीचर देखा वो क्या देखा, ओराई देखा। दूसरा मैंने क्या देखा बेटा, आपका व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। और थर्ड जो मैंने देखा है बेटा, दैट इज रिपोर्टर जीन एंड रिपोर्टर एंजाइम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज क्लोनिंग साइट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब वापस आते हैं अपने इस वाले डायग्राम पे। ठीक, सुनो, पानी पी लेते हैं बेटा तब तक। आ जाओ बेटा। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लोनिंग साइट पढ़ना। सुनना बात ध्यान से। अब ये मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने क्या किया, प्लाज्मिड लिया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। फिर मैंने क्या लिया, सुनते रहना बात ध्यान से, इसको भी हम लोग इसी डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैंने क्या लिया, एक होस्ट का डीएनए लिया, जिसकी जीन को मुझे क्लोन करना है, उसको निकाला, वहां से एक्सट्रैक्ट किया। कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस मैं आपको वापस से बताने वाला हूं। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, अभी सुनना सुनना बात ध्यान से। तो मैंने फिर क्या किया, अब ये एलियन डीएनए को मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिकॉम्बाइन करना है। ठीक है, और यही वो जगह है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जब मैं इसको मिटाऊं तो यहां पर मैं कुछ और जब जोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुनना बात ध्यान से। चलिए, अब सुनो बात ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि मैंने कट कर दिया, अब मुझे इसको लाइक करना है। ये जिस साइट पर एलियन डीएनए आकर बेटा बाइंड होता है, ठीक है, जिस साइट पर ये डीएनए आकर बाइंड होगा बेटा, वही उस, और यहीं पर इसकी क्लोनिंग होगी। अब सुनना बात ध्यान से, यहां पर आकर ये एलियन डीएनए क्या किया, बाइंड किया बेटा। तो यहां पर जो आकर बाइंड हुआ है, यहां पर जो आकर ये बाइंड हुआ है बेटा, ठीक है, ये जो बाइंड हुआ है ये वाला साइट, ये वाली साइट क्या कहलाएगी बेटा, आपकी क्लोनिंग साइट। ये जहां पर एलियन डीएनए आके बेटा बाइंड करता है, इस साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, क्योंकि यहीं पर इस एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्लोन करने वाला हूं, यहीं पे तो क्लोनिंग होगी। आगे बात समझ में, इसीलिए हम लोग क्या बोले इसको, क्लोनिंग साइट। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, इस क्लोनिंग साइट को हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। मल्टीपल क्लोनिंग साइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसका मतलब यह है, देखो सुनना बात ध्यान से, जब मैंने इस प्लाज्मिड को कट किया होगा तो किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में।
तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो सीक्वेंसेस होंगे, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे, ये इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगे, तभी तो इसको वो कट कर पाए, अदरवाइज उसको कट कर ही नहीं पाता। आ गई बात समझ में? अब सुनो बात ध्यान से। ठीक वैसे ही सेम चीज बेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात ध्यान से सुनना आप, कि जब ये जाकर एलियन डीएनए यहां पर बाइंड होगा तो ये साइड क्या कराई? क्लोनिंग साइड कराई। ठीक है, तो एक प्लाज्मिड में मैं क्योंकि कई बार बेटा हम आर्टिफिशियली भी प्लाज्मिड को सिंथेसाइज करते हैं। जो आर्टिफिशियली प्लाज्मिड को सिंथेसाइज किया गया है उसको हम लोग आगे देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, उस डायग्राम को भी हम आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब ये आकर यहां पर बाइंड हुआ तो ये क्या कहलाया? क्लोनिंग साइट कहलाया। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसके अंदर होना चाहिए। अगर बताइए, अगर मैं एक ही प्लाज्मिड के अंदर एक से ज्यादा अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंस रख दूंगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, मतलब कि एक से ज्यादा अगर वहां पर सीक्वेंसेस मौजूद होंगे, तो वो क्या करेगा? जगह जगह से क्या करेगा बेटा? इसको कट कर देगा, यहां से कट कर देगा, यहां से कट कर देगा, यहां से कट कर देगा। तो मुझे बताइए कि बहुत जगह से अगर कट कर देंगे तो बेटा फिर उस चीज का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। देखो कितने टुकड़े हो जाएंगे, फिर आप उनको जोड़ोगे तो कितना टाइम और वेस्ट होगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट हो बेटा, किसमें? प्लाज्मिड में। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसका मतलब क्या है कि मुझे मल्टीपल रिकॉग्निशन सीक्वेंस रखना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, ताकि मैं अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस प्लाज्मिड को कट कर पाऊं अपनी सुविधा के अनुसार। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होगी, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की यहां पर मल्टीपल साइट्स होंगी, उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होंगे। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ आ गया, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसको हम लोग पॉलीलिंकर डीएनए के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग पॉलीलिंकर डीएनए के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने क्या बोला कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब ये नहीं है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कई सारे रिकॉग्निशन, मतलब एक से ज्यादा उसकी साइट्स प्रेजेंट होंगी प्लाज्मिड में, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक प्लाज्मिड में एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा जहां पर वो उसको कट कर पाएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि मैं आर्टिफिशियली प्लाज्मिड को सिंथेसाइज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते होंगे उसको भी यहां पर रख दूंगा, ताकि मैं अपनी सुविधा के अनुसार इस प्लाज्मिड को किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर पाऊं। मार्क माय वर्ड, इस चीज को मैंने 2 बार बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर 3 चीजें पढ़ाई आपको। पहला मैंने क्या पढ़ाया कि फीचर्स क्या होने चाहिए, पहला ओराई पढ़ाया। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जानी चाहिए, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा इससे। तो मैंने क्या बोला? पहला ओराई होना चाहिए, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स में मैंने 3 चीज बताई। क्या क्या? एक तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। दूसरा मैंने बोला व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग, जिसको मैं करने वाला हूं बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम से। और थर्ड मैंने जो आपको बताया बच्चे, वो था रिपोर्टर जीन एंड रिपोर्टर एंजाइम। और थर्ड मैंने क्या बोला आपको? क्लोनिंग साइट। ठीक है, तो 3 फीचर्स हो गए। ठीक है, एक चीज, अब जो तीनों फीचर को जब मैं जोड़ दूंगा, तो अब यहां पर मैं एक रिजल्टेंट प्लाज्मिड को तैयार करूंगा। ये देखो, ये रहा रिजल्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है, तो देखो इस रिजल्टेंट प्लाज्मिड में देखो क्या क्या मौजूद है। एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि ओराई है। इसको मैंने क्या बोलना है बच्चा? ओराई। इसको मैंने क्या बोलना है? ओराई। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लाज्मिड को सिंथेसाइज करने वाले हैं। सिंपल से होता है, यहीं से क्या होगा? उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने क्या बोला था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की जीन किसी की भी हो सकती है बेटा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं आपको, टेट्रासाइक्लिन,
दूसरा कैनामाइसिन, ठीक, चलिए, ठीक है। थर्ड मैंने क्या लिख रखा है, देखो ये इसके रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां पे उसको कट करेगा ये, ठीक है, और यहीं पर मैंने आपको एलियन डीएनए को लाके बाइंड कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसकी रिकॉम्बिनेशन साइड यानी कि क्लोनिंग साइड, जिसको मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूं। तो तीसरा फीचर भी हो गया। अब चौथा फीचर जो मैंने लिख रखा है दैट इज प्रमोटर रीजन। क्योंकि मैं इस प्लाज्मिड को जब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर प्रमोटर रीजन देखो, अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रमोटर रीजन ही वो रीजन है बेटा जहां पर, और कितना इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। वही चीज मैंने पहले से लिख रखी है, देखो एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाइज प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज किसको आइडेंटिफाई करता है बेटा, प्रमोटर रीजन को, तो प्रमोटर रीजन भी होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो भी साइट्स होंगी बेटा, वो ऐसा ना हो जाए कि वो ओराई के बीच में आ जाए, क्योंकि ओराई को हम किसी भी हालत में खराब नहीं करने देना चाहते बेटा। अगर ओराई खराब हो गया तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि क्लोनिंग साइट हमेशा बेटा, और याद रखिएगा कि ये जो ओराई होता है बेटा, ये हमेशा जो आपकी रिकॉम्बिनेशन साइट होती है यानी कि जो क्लोनिंग साइट होता है उसी के पास में ही होता है, ताकि ये इसका रेप्लिकेशन हम लोग एंश्योर कर पाए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये प्रमोटर रीजन हो गया, ठीक है। एक अलग चीज मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होती है, ठीक है। तो कब कब राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी बेटा, जब मैं इस प्लाज्मिड को एज ए एक्सप्रेशन वेक्टर यूज करूंगा तब, ठीक है। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। तो ये जो मैंने आपको रिजल्टेंट प्लाज्मिड भी मैंने आपको यहां पर बनाकर बता दिया है, और ये क्या है बच्चा, आपका प्लाज्मिड। क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो सब चीज मैंने यहां पर आपको बता दी, ठीक है। अब एक डायग्राम जो दिया हुआ है बेटा, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ने से पहले, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें बेटा मैं आपको यहां पर एक चीज और बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि एक हम लोग कॉस्मिड भी यूज करते हैं बेटा एज ए वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे कि फेज का डीएनए लेंगे और प्लाज्मिड को लेंगे, उसको जोड़कर क्या बनाएंगे, कॉस्मिड बनाएंगे, और उसको भी हम लोग एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा क्रोमोसोम को भी, अगर मुझे बहुत बड़े जीन को बेटा क्लोन कराना है, बहुत सारी जीन्स को मैंने क्लोन करना है, तो मैं क्रोमोसोम ले सकता हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैं अभी आपको लिखवा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग क्या आते हैं बेटा, ये वाला डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। इसको आपको कम से कम बेटा 4 से 5 बार बनाकर घर में देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, सिर्फ आपको चीजों को रटना है, ठीक है। जो भी चीज सिंपल सिंपल दे रखी है उसको मैं एक फटाफट मैं आपको समझा देता हूं कि वो उसका ओरिजिन कहां से क्या क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं PBr 322 दिया हुआ है, व्हाट इज, ये तो P फॉर क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। कहीं भी बेटा अगर आपको प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहचानने वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिएगा, अगर सामने ही बेटा क्या लिखा है, स्मॉल p लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट क्या, प्लाज्मिड, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलिए। और बाकी नॉमेनक्लेचर तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर इस प्लाज्मिड को 2 साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था, और उन्हीं के नाम पर बेटा इसका नाम भी रखा गया है PBr। BR का मतलब है बोलिवर एंड क्या है ये, रॉड्रिग्स, ठीक है, जैसा भी आप पढ़ना चाहो, ठीक है बेटा। चलिए, तो बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, ठीक है। चलिए, अब सुनना बात ध्यान से, ये तो आपका दिया हुआ बेटा, ये एक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में, जो कि मैंने अभी बताया कि कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगी, देखो ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। यहां पर देखो क्या दिया बेटा, ओराई दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको जो एकदम एग्जैक्ट डायग्राम भी मैंने यहां पर दे रखा है, ये क्या है बेटा आपको, देखो ओराई, ठीक है, और ये क्या है आपका, ठीक है। अब यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट बेटा आपके, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके ये दे रखे हैं
आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स, उसको मैं बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कौन कौन से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर दिया है क्या बेटा, PST1, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, प्रोविडेंशिया स्टोटाई, ठीक है। तो ये प्रोविडेंशिया स्टोटाई से एक्सट्रैक्ट किया गया है PST1, ठीक है। एक है PVU फर्स्ट, ठीक है, दैट इज प्रोटियस वल्गेरिस। इसके दो हैं बेटा, एक प्रोटियस वल्गेरिस यहाँ पर फर्स्ट है, और देखो यहाँ पर भी है क्या, प्रोटियस वल्गेरिस सेकंड यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, CLA फर्स्ट। यहाँ पे दो और हैं बेटा, एक इको R1 भी है और एक हाइन 3 भी है, जिसको मैंने यहां पर नहीं लिखा है, क्योंकि इको R1 किससे एक्सट्रैक्ट किया गया ये आपको पता है, और हाइन 3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और एक क्या है बेटा आपका इकोलाई, तो वो आपको पता है, तो वो मैंने यहां पर नहीं लिख रखा है, उसको आप यहां से बेटा का टाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, CLA फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या है ये, क्रायोफाइनन लैटम, क्या लिखा है बेटा मैंने, क्रायोफाइनन लैटम से इसको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, और यहां पर फिर इसको जोड़ा गया बेटा। फिर मैंने क्या बोला, बाम H फर्स्ट, ठीक है, दैट इज बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस, क्या मैंने बोला बेटा, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस से, ठीक है। और यहां पर SAL फर्स्ट का मतलब है क्या, स्टेप्टोमाइसिस एल्बस, ठीक है। तो ये कहां कहां से लिया गया है, ये चीज मैंने आपको, इसके फुल फॉर्म क्या है ये मैंने यहां पर लिख दिए हैं, इसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है। आप किसी भी ट्रिक से अपने अकॉर्डिंग बेटा, ट्रिक मैं यहां पर ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है बेटा कि अगर कोई बिल्कुल भी अगर आप ट्रिक बनाकर पढ़ते हैं तो चीजों को आप बहुत दिनों तक उन चीजों को मेमोराइज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और मेरा भी ये रिकमेंडेशन रहेगा बेटा कि आप किसी और की ट्रिक जानने से अच्छा है कि अपनी ट्रिक्स खुद बनाएं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या, 2 मिनट आप इसको देखिए और इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाइए अभी, और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को 5 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग लास्ट में एक नोट पढ़ते हैं बेटा, जैसे कि अगर मुझे प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर जब मैं यूज करता हूं बेटा, तो मैं बहुत बड़ी जीन्स को उससे क्या नहीं कर पाऊंगा, क्लोन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अगर बहुत बड़ी जीन्स को अगर क्लोन करना है तो मुझे कुछ और वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बहुत बड़ी जीन्स का यूज करूंगा बेटा, तो मुझे फेज लैम्डा का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि बैक्टीरिया फेज। अगर मैं बात करता हूं कॉस्मिड की, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, अगर मैं उससे भी ज्यादा बड़ी जीन्स को जैसे कि अगर मुझे 45 किलो बेस पेयर्स तक की बेटा अगर जीन्स को क्लोन करना है, तो मुझे कॉस्मिड हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉस्मिड क्या है बेटा, ये हाइब्रिड है किसका, प्लाज्मिड का और फेज लैम्डा का, ठीक है। और जैसे कि अगर मैंने क्या लिख रखा है बेटा, BAC, जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको हम लोग 300 टू 350 किलो बेस पेयर्स तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इतनी बड़ी जीन्स को क्लोन करने के लिए, ठीक है। वैसे ही बेटा अगर हम लोग यूकैरियोट्स की जीन्स को अगर क्लोन करना है, तो हम लोग यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको भी मैं यूज कर सकता हूं। और ट्रांसपोजोन के बारे में बेटा हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मैं उसको वापस से बताऊंगा, लेकिन अभी बस याद रख लेना कि ट्रांसपोजोन्स, जिसको हम लोग जंपी जीन्स या मोबाइल जीन्स के नाम से भी जानते हैं, इसको भी हम लोग एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि ये वीडियो लेक्चर 5 का कंटिन्यूएशन वाला वीडियो था बेटा, तो पूरे जब भी आप क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ें बेटा, तो दोनों लेक्चर्स को साथ में देखें, ताकि आपको एक एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें होती हैं बेटा, उसका एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको हर एक चीज, मैक्सिमम चीजें बेटा हम लोग अब पहुंच चुके हैं, अब हमको थोड़ी चीजें और बची हैं जिसको हम लोग सिंक्रोनाइज वे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, उससे एक भी क्वेश्चन बेटा मैं गलत नहीं होने दूंगा, ठीक बच्चों। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अच्छे से अगर कोई डाउट होगा बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। कोई डाउट और हो बेटा तो आप लोग का मेरा नंबर है, आप लोग मुझे नंबर में मैसेज करके भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक बच्चों। कुछ बच्चों को बेटा एक दो पॉइंट
समझ में नहीं आ रहे थे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन बोल रखा है, ठीक है, और एक कॉन्जुगेशन होता है और एक क्या होता है बेटा आपका ट्रांसडक्शन। तो मैं कोई सेपरेट वीडियो 10 से 15 मिनट का आपको पढ़ा दूंगा जिसमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन चीजें समझ में आ जाए, जो कि बार बार हम लोग यूज करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए तो ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एकदम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी बनाए रखिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।